हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दूर तक देखते हुए दो तरह की व्यवस्था बनाई, एक संघीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार की। उन्हें ज्ञान था कि किसी राज्य में राज्यपाल का रहना कितना आवश्यक है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था पर खुलकर अपने विचार रखे थे। बाबा साहेब के अलावा सरदार पटेल भी मानते थे कि राज्य में ऐसी संस्था होनी चाहिए जो निष्पक्ष रहे और फेडरल स्ट्रक्चर की शुचिता बनाए रखे। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल संस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो राज्य में अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों का निर्वहन संविधान सम्मत तरीके से करे। पिछली कड़ियों में हमने बात की उपराज्यपाल और प्रशासकों की। पिछली कड़ी में हमने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और जाना कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर कैसे बदलाव परिलक्षित हुए। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हम आपके साथ हैं। संविधान द्वारा राज्यपाल की संस्था को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। कूटनीतिज्ञ, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने कार्यों का संपादन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और स्वविवेकीय शक्तियों के अलावा भी राज्यपाल को कुछ सुविधाएं मिली हैं। अगर हम न्यायिक सुविधाओं की बात करें तो राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में राज्य के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही इन्हें बंदी बनाने के लिए न्यायालय कोई आदेश दे सकता है। एक नागरिक के रूप में राज्यपाल पर अगर कोई दीवानी मुकदमा चलाया जाता है तो उस स्थिति में 2 महीने की अग्रिम सूचना उन्हें देना जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और राज्यपाल श्रृंखला की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं बर्फ की भूमि कहे जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल यानी हिम का अंचल। एक लेखक या कवि इसे देखकर हिमाचल में हिमालय या हिमालय में हिमाचल कह सकता है। हिमाचल सदियों से आस्था और आध्यात्म का केंद्र रहा है। संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश जी श्रेणी का राज्य बन गया। 1 जुलाई 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया। पिछले करीब 5 दशकों में इस राज्य ने विकास की एक लंबी और दिलचस्प यात्रा तय की है। पश्चिमी हिमालय में स्थित इस सुंदर प्रदेश में अनगिनत पर्यटन स्थल हैं, जो न सिर्फ स्थानीय नागरिकों को रोजी रोटी मुहैया कराते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रीढ़ प्रदान करते हैं। राजनीति की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश अहम है। यहाँ विधानसभा की 68 सीटें, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी संस्कृति और उपस्थिति राज्य को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। इस परिवेश को सहेजना जरूरी है और इसकी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने भी की है ताकि उपयुक्त भागीदारी तंत्र विकसित हो सके। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और सहायक तंत्र को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई। इसके लिए संविधान में 5वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में 5वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों का उल्लेख करती है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय परामर्श परिषदों की स्थापना की गई है। साथ ही इन राज्यों के राज्यपालों को संसद या राज्य विधानसभा के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करने या संशोधित रूप से लागू करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों में शांति एवं सुशासन के लिए विशेष नियम बनाने की शक्तियां भी राज्यपाल के पास हैं। इन शक्तियों के तहत राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या आपस में भूमि के स्थानांतरण पर रोक या प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन के लिए भी नए नियम बना सकते हैं। राज्य के राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण देने वाले व्यक्तियों या साहूकार के रूप में व्यापार करने के लिए विशेष नियम बना सकते हैं। 5वीं अनुसूची में आने वाले राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद TAC का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से जुड़े सभी मामलों पर सरकार को सलाह देती हैं। इस संवैधानिक निकाय का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसे आदिवासियों की मिनी असेंबली के रूप में जाना जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन में राज्यपाल की अहम भूमिका होती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। इन परिषदों में सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है, जिनमें से लगभग 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। यदि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सीटों की संख्या से कम है, तो इस स्थिति में शेष बची सीटों को उन जनजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरा जाएगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के 3 जिलों को जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किया गया है। किन्नौर, लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिले की पांगी तहसील और भरमौर उप तहसील। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5वीं अनुसूची का सार यही है कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। हिमाचल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों और राज्यपाल के अधिकारों को विस्तार से जानने के लिए हमने यहाँ के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बात की। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, अक्सर एक सवाल उठता है खासतौर से राजभवन को लेकर कि राजभवन की भूमिका क्या होती है, राज्यपाल करते कैसे काम हैं, संघीय व्यवस्था में क्या भूमिका है उनकी। राजभवन के जो प्रमुख होते हैं यानी राज्यपाल, उनकी एक बहुत बड़ी संवैधानिक तौर पर तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनका स्तर बहुत ऊंचा होता है, प्रदेश के प्रथम नागरिक भी होते हैं, परंतु उसके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। कार्यभार संभालने के बाद उनको कुछ कार्यक्रम करने होते हैं या निष्ठाएं जो काम के प्रति होती हैं, उसको उसका निर्वहन करने का उनका एक दायित्व बनता है। और इसलिए मुझे लगता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो केवल संवैधानिक प्रमुख इतना ही उनका काम नहीं है। जो जिस प्रदेश के वो राज्यपाल हैं, उस प्रदेश की जनता की जो भावनाएं हैं उनके बारे में उनको संभाल के रखना राज्यपाल का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। उनके भावनाओं के, उनके विचारों के विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनके माध्यम से और सरकार के माध्यम से या और किसी यहाँ की संस्था के माध्यम से इसका पूरा दायित्व राज्यपाल ने संभालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
राजेंद्र जी, कई बार ये सवाल उठता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी भूमिका कभी कभी राज्य सरकारों के कामकाज में दखल की हो जाती है, ऐसा एक परसेप्शन बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनका एक दायित्व कर्तव्य ये भी है कि देश की अखंडता का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, केंद्र सरकार की योजनाओं का सवाल है, उनका क्रियान्वयन कैसे राज्यों में हो वो भी एक महत्वपूर्ण राज्यपाल का कर्तव्य होता है। इन दोनों विषयों को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। खास करके जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हमेशा के लिए कार्यरत रहा है, उसके लिए राजभवन में आकर चुपचाप बैठना और आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसके केवल एक मूक ऐसे साक्षी बनना ये संभव नहीं होता। उसमें एक थोड़ी सी घुटन जैसी होती है। परंतु इसके बावजूद उससे बाहर आकर घटी हुई घटनाओं के समक्ष उसमें खुद को उसमें इन्वॉल्व करना, उसमें सहभागी करना, ये एक बहुत बड़ी एक कसरत होती है। और यह करते समय अगर आप किसी भी संस्था में गए, किसी लोगों के साथ गए, उनके साथ बातचीत हो गई, उनके साथ कार्य के बारे में आप वार्तालाप करते हैं, तो इसको एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई भी काम या कोई भी आपकी कृति वो प्रस्थापित सरकार जो यहाँ की है, शासन जो है, उनको नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे काम में कुछ दखल दे रहा है। ऐसा एक बैलेंसिंग एक्ट करने की बहुत ज़रूरी होती है। समझ लीजिए कि मुझे यहाँ किसी के मेरा तो अभी मैंने शुरू कर दिया कि स्कूल में जाता हूँ, बच्चों के बारे में वहाँ पूछता हूँ क्या कैसे चल रहा है वगैरह, परंतु यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का शासन है, उसको नहीं लगना चाहिए कि अरे राज्यपाल है तो राज्यपाल को स्कूल में जाकर लोगों के साथ जाकर बात करने की ज़रूरत क्या है, वो अपने राजभवन में खुश बैठे रहें। ये जो उनके मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, इसके लिए जो कसरत करनी पड़ती है वो आवश्यक है। केंद्र के प्रहरी के रूप में राज्यपाल राज्य में रहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर बात संघीय व्यवस्था की जाए तो उसमें कई बार देखने में ये आता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्यपालों को उस तरह का सम्मान नहीं देती हैं या उनसे टकराव का रास्ता अख्तियार करती हैं। इस टकराव की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको राजनीति नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसे टकराव के विषय आ सकते हैं, परंतु इस टकराव के विषयों को भी ठीक ढंग से सुलझाने की आवश्यकता होती है। जो सरकार होती है वो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं या अन्य मंत्री हैं, अपने संविधान के अनुसार ही वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनमें स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल थिंकिंग, वो विचार रहना होता है। परंतु राज्यपाल जो होते हैं उनको इसको समझते हुए भी इसके ऊपर रहना चाहिए। इसलिए राज्यपाल अगर वो राजनीति करते हैं तो राज्यपाल ने उसके बारे में राजनीति का विचार नहीं करना चाहिए। तो उसमें समन्वय कैसा हो दोनों के साथ, दोनों के कृति में, दोनों के विचारों में, इसका विचार राज्यपाल ने करना चाहिए और इस दृष्टि से उनको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ये अपने यहाँ मिलते हैं। थोड़ा सा टकराव का विषय आ गया है वगैरह, परंतु राज्यपाल और वहाँ दूसरा शासन, इन दोनों को साथ में बैठकर इन विषयों को सुलझाने की आवश्यकता है। अगर किसी ने यहाँ थोड़ी सी अलग सी भूमिका ली तो उसमें टकराव आने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि भारत अपनी 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कुछ राज्यों में कभी कभी इस प्रकार की बातें उठ जाती हैं, राजभवन की भूमिका क्या होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, मैंने भी कई ऐसे राजभवन या राज्यपालों को देखा है जिन्होंने अपने दरवाजे जनता के लिए खोले, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों को अखर जाते हैं। क्या एक राज्यपाल को प्रोटोकॉल में बंद के रहना चाहिए? प्रोटोकॉल है, लेकिन जनता और राजभवन के बीच में प्रोटोकॉल आड़े आना चाहिए क्या?
मेरा ऐसा मानना है कि राज्यपाल जो होते हैं वो लोगों के बीच भी रहने चाहिए, क्योंकि लोगों की समस्याएं, लोगों के विचार, उनके आचरण वगैरह उनको अगर समझते हैं तो ही वो यहाँ की सरकार के साथ उन विषयों के बारे में अच्छे ढंग से परामर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, सरकार को सलाह भी दे सकते हैं। अगर राज्यपाल अगर अपने भवन में ही बैठे रहेंगे तो लोगों के बीच और इनके बीच कुछ संवाद नहीं रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के बीच जाना है और लोगों को भी यहाँ आने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने भी ऐसा एक प्रयास किया है। मैं तो मानता हूँ, शुरू से ही मेरा ऐसा मानना है कि राजभवन जो है इसको लोक भवन कहना चाहिए। धीरे धीरे लोक भवन का मतलब इसके पूरे सभी दरवाजे खोल दिए हैं, आए जाए वगैरह ऐसा नहीं है। उसकी मर्यादाओं को रक्षण करते हुए, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ये लोगों का यहाँ आना जाना होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछले 1 वर्ष तक वैसे कुछ प्रयास भी किए हैं। यहाँ अनेक सारी संस्थाएं होती हैं, अनेक सारे लोग होते हैं, कुछ साहित्यिक होते हैं, कला क्षेत्र में बड़े होते हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी होते हैं। इन सबको मैं एक तो वहाँ जाकर मिलता हूँ या उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, उनके कुछ कार्यक्रम कर लेता हूँ, उनके साथ कुछ संवाद करता हूँ, बातें कर लेता हूँ, एक आध विषय को समझने का प्रयास करता हूँ। लेकिन लोगों के साथ मिलना जुलना ये आवश्यक है। राज्यपाल यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं समझ सकते हैं, अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं। उनका अधिकार है। अधिकार क्यों है? लोगों के लिए है। लोगों के प्रति कुछ भावनाएं हैं, विचार है, कर्तव्य है। इसलिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके साथ बात करने की आवश्यकता होती है। अगर लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी कहाँ गलत बातें कर रहे हैं तो उनको बुलाकर उनके सामने बैठना चाहिए, आचार विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस दिशा में मेरे हमेशा प्रयास रहते हैं। जी राजेंद्र जी, अगर राज्यपाल की मैं बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था खासतौर से विश्वविद्यालय लेवल पर एक बड़ी भूमिका राज्यपाल की उसमें रहती है, कुलपतियों की नियुक्तियों के मामले में। अगर शिक्षा की मैं बात करूं, आपका जो कार्यकाल रहा इसमें आपने शिक्षा की दृष्टि से कुछ पहल की? नहीं, शिक्षा की दृष्टि से यहाँ राज्यपाल जो होता है तो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। दैट इज़ बाय एक्ट, कायदा उसके लिए होता है, कानून होता है जो विधानसभा में पारित होता है। तो उसके तहत राज्यपाल इसके प्रमुख होते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है जानबूझकर, सोच समझकर इसको यहाँ के शासन के हाथ में इसको रखा नहीं है। जो चांसलर पद होता है या कुलाधिपति का पद होता है उसको उन्होंने राज्यपाल के हाथ में दिया है, इसलिए कि वो कुछ राजनीति से बाहर आकर शिक्षा के बारे में विचार करें, उसके इस दृष्टि से देखें। यह प्रावधान बहुत आवश्यक है, आज के ज़माने तो अति आवश्यक हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ के सभी लगभग विश्वविद्यालयों में गया और वहाँ से उसके कुलपति जो होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनसे बात की। वहाँ के टीचिंग फैकल्टी जो होती है उनसे बैठकर मैंने बात की। लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन जो होते हैं, दीक्षांत समारोह, उसमें मैं गया, वहाँ उनसे कुछ बातें की। मेरे मन में जो विचार हैं वो शिक्षा के बारे में, उसको वो उनके सामने रखे। और मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत ही अच्छी एक बात, घटना अपने देश में हो रही है, वो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको मैं सब जहाँ जाने के बाद उनके सामने रखता हूँ। वहाँ के पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, प्राचार्य होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, उनके सामने विषय रखता हूँ कि आपने इस शिक्षा नीति को पढ़ा है या नहीं, आप इस पर क्या कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी की बात ऐसी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यहाँ यह विषय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के बारे में और एक बात मेरा ऐसा मानना ऐसा है कि शिक्षा आज के ज़माने में जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि पहले हम शिक्षा की व्हाट इंडस्ट्री नीड्स,
इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इसके बारे में हम सोचते थे और उसके तहत हम अपना पाठ्यक्रम बनाते थे। मेरा ऐसा मानना है कि आज थोड़ा सा इसमें बदल करने की आवश्यकता है। व्हाट सोसाइटी नीड्स, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आज के समाज को हमको क्या देना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसका हमने प्रावधान कर दिया है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन आज के समाज को क्या देना चाहिए, क्या आवश्यकता है, इसका विचार करके पाठ्यक्रम क्या उसका अनुसरण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी राजेंद्र जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, खासतौर से जब राज्यपाल तब चर्चा में आते हैं जब कहीं पे सरकार अल्पमत में आ जाती है। जो राज्यपाल होते हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर भी सवाल पूर्व में भी उठता रहा है और यदा कदा अभी भी उठ जाता है। 356 का सवाल भी आ जाता है। धारा 356 एक समय हिमाचल प्रदेश में ही 2 बार इसका उपयोग किया गया, एक बार शांता कुमार जी के समय में किया गया, एक बार पहले किया गया। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार का अल्पमत में आना और फिर राजभवन की भूमिका पर सवाल उठना, या उसका कर्तव्य या दायित्व या उसका अधिकार, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर इस मुद्दे पर कई पहलू भर के सामने आते हैं। सरकार जब स्थापित होता है तो सरकार की कुछ संवैधानिक दायित्व होता है, और उस संवैधानिक दायित्व को अगर सरकार निभा नहीं सकती तो वो सरकार तो वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं होता। अभी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या क्या होती है, क्या प्रावधान है, उसके अलग अलग विषय हो सकते हैं, विचार भी हो सकते हैं। मुझे लगता है 356 जो धारा अपने संविधान में है वो इसलिए बनाई गई है कि वहाँ की मशीनरी जो होती है, वहाँ की यंत्रणा होती है, संवैधानिक यंत्रणा, वो गिर गई है और चलने के लायक नहीं है। ऐसा जब वहाँ के राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार में वहाँ अधिकारी जो होते हैं उनको लगता है, मंत्री जी वगैरह, कि यहाँ अब इसके सिवाय और कुछ चारा नहीं, उस समय वहाँ राष्ट्रपति का शासन लगता है। उस समय राज्यपाल का दायित्व बहुत बड़ा होता है कि इसको कैसे ठीक करना। ऐसे बहुत बार होता है कि वहाँ की सरकार जो होते है बहुमत खो जाती है, लेकिन बहुमत खोना नहीं खोना वगैरह वो कैसे टेस्ट होता है। मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे अहम तरीका जो होता है वो विधानसभा होता है। वहाँ पर उसको हम देखा सके। मेरे पास अगर आप आ गए और इतनी है उतने हैं वगैरह, इसका कोई मेरी दृष्टि से कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि उसका एक संविधान ने हमको बताया है कि बहुमत है या नहीं, अल्पमत में एक आध सरकार गई है या नहीं, यह सिद्ध करने की जगह विधानसभा है। वहाँ जाकर करिए ना, वहाँ जो होगा सबके सामने उसको। कई बार राजभवन में भी शक्ति परीक्षण हो जाता है, और उसके आधार पर भी सरकारें जाना या बनना तय हो जाता है। हाँ, वो होता है। क्या होता है, राज्यपाल अगर खुद कुछ शंका आशंकाओं के दायरे में अगर नहीं आना चाहते हैं तो विधानसभा इज द बेस्ट प्लेस। राज्यसभा अगर राज्यपाल वहाँ उनके सामने उसका शक्ति का परीक्षण होता है, कई बार हो सकता है, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड with the number of the person this side and the number of the person the other side, then he can take a decision. But जब वो उनको डिसीजन लेते हैं तब उन्होंने जल्द से जल्द उनको विधानसभा में परीक्षण करने का प्रावधान करना चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। बिकॉज मेरे हिसाब से राजभवन इज द नॉट द प्लेस टू टेस्ट यूर स्ट्रेंथ, इट इज जस्ट अ वे आउट उस समय के लिए, बट रियल टेस्ट हैज टू बी इन द विधानसभा एंड नोवेयर एल्स, ऐसा मेरा मानना है। जी मैं आपसे एक बात और भी समझना चाहता हूं, क्योंकि बात आती है विधानसभा की, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो विधानसभा को भी संबोधित करते हैं उसके सत्र के दौरान। कई बार जो स्तर है विधानसभाओं का और वहाँ पर जिस तरह हंगामे की घटनाएं भी उभर के सामने आती हैं, कभी कभी राज्यपाल का अभिभाषण होता रहता है और पेपर्स फाड़ के फेंक दिए जाते हैं या शोर नारेबाजी की जाती है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इस स्थिति को एक राज्यपाल के रूप में आप कैसे देखते हैं? तो ये लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। अपना आसन छोड़कर
वहाँ अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनके सामने आना, वहाँ बवाल तैयार करना, घोषणाबाजी करना और कुछ करना, ये विधानसभा की या लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार नहीं होता है। इसके लिए सभी लोगों को इसमें समझने की आवश्यकता है कि मुझे लोगों ने चुन कर दिया है तो कुछ वहाँ कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, न कि डिस्ट्रक्टिव। अगर पार्टी आपकी कोई भी हो सकती है, उसमें नहीं, वो लोगों को अच्छा लगा कि इस पार्टी का मेरा विधायक होना चाहिए, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, उसको चुन के दिया। परंतु वहाँ जाकर विधानसभा को मैं हमेशा एक पवित्र स्थान मानता हूँ, मैं खुद। और विधानसभा, क्योंकि मैं विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हूँ, विधायक भी रह चुका हूँ, तो उस समय वहाँ जो हंगामा होता है वो बहुत जगह मैंने देखा है, और उस हंगामा जो होता है वो अनावश्यक होता है। आपको अपनी बात वहाँ कहने की, वहाँ जो सहूलियत मिलते हैं उसका गैर फायदा नहीं लेना चाहिए। आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको उसके लिए प्रोटेक्शन भी होता है, नहीं ऐसा नहीं, परंतु इसका आप अगर गैर फायदा लेते हैं तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो हमेशा ऐसा, मैं जब विधानसभा में था वहाँ, तो मुझे फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर जो थे, उनका एक वाक्य हमेशा मुझे याद होता है, और वो मैंने वहाँ मेरे विधानसभा, गोवा में विधानसभा में भी मैंने कहा था। उसमें उन्होंने, वोल्टेयर ने कहा था, आई मे डिसएग्री विथ एवरीथिंग दैट यू से, बट आई वुड रादर डाई इन डिफेंडिंग योर राइट टू से इट। मैं आपकी सभी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु जिस बातों से मैं सहमत नहीं हूँ उन सभी बातों को रखने का आपको अधिकार है, सभी। दिस इज हाउ, बहुत बार ऐसा होता है कि विधानसभा के अध्यक्ष भी थोड़े से अपनी इससे हद से थोड़े बाहर जाते हैं, इसके कारण विधानसभा सदस्य भी थोड़े नाराज होते हैं वगैरह, और वो इसका फ़ायदा उठाकर वेल में आते हैं, वहाँ आते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो विधानसभा अध्यक्ष भी जो होता है उनको भी यह मानना चाहिए, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से दैट, एवरीबडी। लेकिन वो कैसे करना, इसके बावजूद भी वहाँ कुछ हंगामा मचाने वाले, करने वाले होते हैं, मैंने बहुत बार अनुभव भी किया है। बट दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल। Constitution has given you some legislative tools to put forth your view. उसको आपको संभाल के रखना चाहिए, and you should not go beyond constitutional provisions. राजेंद्र विश्वनाथ जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।